तो दोस्तों, आप लोगों ने वीर और मालिनी की स्टोरी के लिए बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं उस स्टोरी को कल अपलोड करूँगी। तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए और मेरी इस स्टोरी को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस स्टोरी को आप लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी तरह रहेगा तो मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत मेहनत से लिखती हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों से जितना हो सके शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत से लोग स्टोरी पढ़कर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रीत अभिमन्यु की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। अभिमन्यु रीत को अपनी बाहों में उठाता है और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े और खूबसूरत फार्म हाउस के आगे आकर रुकती है। अभिमन्यु बाहर निकलता है और रीत को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। अभिमन्यु को इंडिया आए केवल 2 दिन ही हुए थे, इसीलिए उसके फार्म हाउस में कोई नहीं था। वो उसे अपने रूम में ले जाकर आराम से बेड पर लिटा देता है और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसने डॉक्टर को पहले ही कॉल कर दिया था, इसीलिए थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करते हैं और उसकी चोट पर बैंडेज कर देते हैं। अभिमन्यु एक जगह खड़े होकर चुपचाप बस देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर बता पाना मुश्किल था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, मैंने उसकी चोट पर पट्टी कर दी है और इन्हें इंजेक्शन भी दे दिया है। शायद इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वीकनेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गए। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। जब इन्हें होश आ जाए तो कुछ हल्का खिलाकर दवाइयाँ दे दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। अभिमन्यु वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था। वो रीत के चेहरे को देख रहा था, जिस पर चोट के निशान थे। उसका चेहरा किसी मुरझाए फूल की तरह लग रहा था। अभिमन्यु उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बीच में ही अपना हाथ रोक लेता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं। अभिमन्यु अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए गुस्से से कहता है, जितना दर्द तुमने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा दर्द अब तुम सहोगी। रितिका शर्मा। अभिमन्यु वहां से उठकर बालकनी में चला जाता है। वो बालकनी में खड़े होकर खुले आसमान को देख रहा था। ठंडी सर्द हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है तो रीत का मासूम चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। वो झटके से अपनी आंखें खोल देता है। उसके दिल में एक टीस सी उठती है। नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर अपने असिस्टेंट वरुण को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। वो एक नज़र रीत को देखता है, जो इंजेक्शन के कारण नींद में थी। वो जाकर सोफे पर लेट जाता है और कुछ देर बाद नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह खिड़की से आ रही सूरज की किरणें जो सीधे रीत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद टूटती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके सर में हल्का दर्द हो रहा था।
वो उठकर बेड पर बैठ जाती है। अपने सर पर पट्टी देख रीत को सब याद आने लगता है कि कैसे वो शादी से भागकर जयपुर आई और उसका फोन खो गया। किस तरह वे गुंडों के बीच फंसी और अभिमन्यु ने उसे बचाया। वे अपने अगल बगल देखती है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि इस वक्त वो अभिमन्यु के घर में है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो खुद से ही कहती है, मैं आपसे जितना दूर जाना चाहती थी, किस्मत मुझे उतना ही आपके पास ले आई। पता नहीं नियति ये कैसा खेल खेल रही है। वो धीरे धीरे करके बेड से उतरती है और रूम के दरवाजे के पास जाती है। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, पीछे से आवाज आती है, सोचना भी मत। रीत के कानों में जैसे ही अभिमन्यु की आवाज पड़ती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हो भी क्यों ना, जिस आवाज और चेहरे को देखने के लिए वो तरस गई थी, आज इतने सालों बाद उस एहसास से रूबरू होना उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। अभिमन्यु उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रीत जैसे ही पलटती है, अभिमन्यु को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो ये पल यहीं रुक जाए। रीत उसके चेहरे को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा देता है और खुद उसके आगे खड़ा हो जाता है। ये इतनी जल्दी हुआ कि रीत कुछ समझ ही नहीं पाती। उसकी आंखों में कुछ देर पहले जो खुशी थी, अब वो दर्द में बदल चुकी थी। वहीं अभिमन्यु की आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। रीत अपने गीली पलकों से उसकी आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु की पकड़ रीत के हाथ पर मजबूत होती जाती है, जिससे उसके हाथ पर लगी चोट से खून बहने लगता है। अभिमन्यु गुस्से से उसके करीब आकर दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी इस खूबसूरती से मुझे फिर से बेवकूफ बना दोगी, जैसे 2 साल पहले बनाया था। लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है रितिका शर्मा, क्योंकि अब मैं वो पुराना वाला अभिमन्यु नहीं रहा जो कभी तुमसे टूट कर प्यार करता था। इतना बोलकर अभिमन्यु रीत को जोर से फर्श पर धक्का दे देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और दर्द की वजह से अपना हाथ पकड़ लेती है। अभिमन्यु उसके पास आते हुए बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची हो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। पहले प्यार का नाटक किया, अब शादी के मंडप से भागी हो। अब आगे क्या प्लान है? अभिमन्यु आगे कुछ बोलता उससे पहले रीत जोर से चिल्लाती है, बस बस कीजिए प्लीज। अभिमन्यु उसके करीब जाकर गुस्से से बोलता है, क्यों क्यों बस करूं? हाँ, सच सुनकर बुरा लग गया। वैसे तुम तो पहले से ही नीचे गिरी हुई हो और कितना नीचे गिरोगी। वो आगे कुछ बोलता कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उस पर तेजस नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमन्यु उससे दूर होता है और बोलता है,
यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम यहाँ आई मेरी मर्जी से हो और यहाँ से जाओगी भी मेरी मर्जी से। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। रीत वहीं बेसुध सी बैठी थी। उसके कानों में तो बस अभिमन्यु के शब्द गूंज रहे थे कि तुम पहले ही नीचे गिरी हुई हो और कितना नीचे गिरोगी। उसका दिल मानो 1000 टुकड़ों में टूट चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं देख सकता था, आज उसे इतना दर्द देकर चला गया। वो खुद से ही कहती है, मुझे पता है अभिमन्यु, आपके दिल में मेरे लिए बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है, और हो भी क्यों ना, आखिर इस नफरत की वजह भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर आपको मुझे दर्द देकर सुकून मिलता है, आपकी नफरत कम होती है, तो ठीक है, मैं ये नफरत सहने के लिए तैयार हूँ। वह खुद को संभालती है और अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रीत दरवाजा खोलती है तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। रीत उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है तो वो महिला बोलती है, मैडम, मेरा नाम मीरा है, मैं यहाँ काम करती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं, आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, क्योंकि अभिमन्यु बाबा ने बोला है कि आपको ब्रेकफास्ट देकर टाइम पर दवा दे दूँ। रीत बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने लाइट पिंक कलर का कुर्ता, उस पर वाइट प्लाजो और मिक्स शिफॉन का दुपट्टा लिया होता है। रीत को अब पहले से बेहतर फील हो रहा था। वो बेड पर बैठ जाती है। अभी मीरा आंटी रूम का दरवाजा नॉक करती है। रीत बोलती है, आंटी दरवाजा खुला है, आ जाइए। मीरा आंटी अंदर आती है। वो रीत को देखकर बोलती है, मैडम, आप नहा ली, मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही ले आऊं। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। मीरा आंटी जाने लगती है कि तभी रीत उन्हें रोकती है तो वो पलट कर बोलती हैं, जी मैडम। रीत आंटी, आप मुझे मैडम मत बोलिए प्लीज़, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। मेरा नाम रितिका है, आप मुझे रीत बोल सकती हैं। मीरा आंटी रीत के पास आती हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, ठीक है बेटा, लेकिन आपके बाल तो पूरे गीले हैं, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और तौलिया लेकर अपने बाल सुखाने लगती है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लगी थी जिससे उसे बाल सुखाने में दिक्कत हो रही थी। तब मीरा आंटी ये देखती हैं तो उसके हाथों से तौलिया लेकर खुद ही उसके बाल सुखाने लगती हैं। ये देखकर रीत की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि रीत अनाथ थी। उसे कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि उसके चाचा चाची ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना था। मीरा आंटी रीत के बालों को सुखाकर यूं ही खुला छोड़ देती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। रीत ब्रेकफास्ट देखकर बोलती है, आंटी, क्या आप मुझे अपने हाथों से खिला देंगी? आंटी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ ज़रूर। आंटी उसे पूरा ब्रेकफास्ट करा देती हैं, फिर मेडिसिन देकर बोलती हैं, बेटा, अब तुम आराम करो,
मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। आंटी रूम से चली जाती है। रीत बेड के साइड पर सिर टिकाकर लेट जाती है। मेडिसिन के कारण उसे नींद आ जाती है। अभिमन्यु तेजस का कॉल देखकर बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से खूबसूरत बंगलों के आगे आकर रुक जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी स्टोरी को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दें जिससे मुझे पता चले कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।